हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है हमारे पास में, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं और एक ही आधार है, यानी कि इनकी एक भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और ये एक त्रिभुज है ई डी सी, या फिर कह लें सी ई डी। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। और इस त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता है, एक 26 है, एक 30 है और एक 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस चतुर्भुज ए बी सी डी की जो ये वाली भुजा है डी सी, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या करनी है, हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें बोला गया था ना, क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज, त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, ये कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये हमें प्रश्न में दिया गया था तो उसके अनुसार हमने ये लिख लिया। अब देखिएगा हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। और हम लोग क्षेत्रफल के लिए सूत्र जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होती हैं, जहाँ ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। और एस क्या होता है, एस इनमें तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग एस का मान निकाल लेते हैं। एस का मान हम कैसे निकालेंगे, हमें तीनों भुजाएं पता है, तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हम 26 प्लस 28 और प्लस 30 इन सभी को जोड़ दिए और बटे में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। चूंकि अभी हमने आपको बताया जो एस होता है वो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर दिया। अब देखिएगा ये हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 84 आ जाएगा। ठीक है, अब 84 और बटे में कितना हमारा 2 है। अब 84 हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, यानी कि जो एस का मान है वो हमारे पास में कितना आ गया है, एस का मान हमारे पास में 42 आ गया। ठीक है, अब जब हमें एस का मान मिल गया सो हम ये सूत्र में अब हम सभी के मान रख देंगे, ए बी सी के मान ये है हमारे पास में, और एस का मान अभी हम निकाले हैं 42 है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग मान रख देते हैं इस सूत्र में। सूत्र क्या है हमारा, अंडर रूट के अंदर एस है तो एस की जगह पे हम लोग 42 निकाले हैं, तो हम लोग एस की जगह पे 42 रख देंगे। फिर हमारा एस माइनस ए है, सो 42 माइनस हम लोग कोई एक भुजा ले लेंगे, तो हम 26 ले लेते हैं, तो ये हमने 26 ले ली। फिर एस माइनस बी होता है तो हम 42 माइनस दूसरी भुजा 28 ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हमने 28 ले ली। और फिर क्या होता है हमारा एस माइनस सी होता है, तो यानी कि 42 और माइनस का तीसरी भुजा 30। इस प्रकार से हमने इस सूत्र में मान रख लिए। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 42 है इसे हम लोग 42 ही रहने देंगे। और अब देखिएगा 42 में से यहाँ पर 42 में से हम लोग 26 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 16 बचेगा। और यहाँ पर 42 में से 28 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 14 बचेगा। और यहाँ पर 42 में से 30 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा
12 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 12 बचेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा इस 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं 42 को। और इसी प्रकार से 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4। ठीक है, और इस 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 2। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन सभी के गुणनखंड लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, सभी के गुणनखंड लिख दिए। अब देखिएगा हम लोग जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये 4 का बन रहा है, और यहाँ पर देखिएगा और बन रहा है क्या, और यहाँ पर एक जोड़ा 7 का बन रहा है, और एक जोड़ा देखिएगा 3 का भी बन रहा है, और 2 जे हैं और 2 जे हैं। ठीक है, एक जोड़ा 2 का भी बन रहा है। और यहाँ पर हम 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी एक और भी 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्या को जोड़ा बनता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग बाहर करते हैं, 7 का एक जोड़ा है तो इसमें से हमने 7 बाहर कर लिया। देखिएगा 2 का एक जोड़ा है, 2 का ये जोड़ा है तो इसमें से हमने 2 बाहर कर लिया। 3 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है तो इसमें से हमने 3 बाहर कर लिया। 4 का एक जोड़ा है तो यहाँ पर हम लोग 4 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, अब यहाँ पर जो ये हमारा 4 है इसे भी हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। सो 2 का एक और जोड़ा मिल रहा है तो इसमें से भी हम लोग 2 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर लिया। अब देखिएगा हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो देखिएगा हम लोग 4 इस 4 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर कह ले 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इस 3 को बचा करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 8 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 का गुणा हम लोग 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 बचा था तो इसे भी हम लोग गुणा में लगा देंगे, और अब हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 336 हो जाएगा। ठीक है, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया है, जो अभी हम त्रिभुज का CED का क्षेत्रफल निकाले थे वो कितना आ गया है 336 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा जो भी इकाई होती है उसका स्क्वायर लगा देते हैं, सो हमारा क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब जो हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD है इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आधार हमें कितना दिया गया है, आधार इस चतुर्भुज का आधार DC कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 28 लिख दिया। और ऊंचाई तो हमें पता नहीं, ऊंचाई तो हमें निकालनी है, तो ऊंचाई हमने ज्यों की त्यों रखी। ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे, और इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है, और जो हमने समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड बना लिए, इन तीनों से देखिएगा हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से तीनों समीकरणों से देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहले समीकरण में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर समीकरण थर्ड से हम लोग ABCD के क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ABCD के क्षेत्रफल की जगह पे 28 गुणा ऊंचाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 28 गुणा ऊंचाई। ठीक है, 28 गुणा ऊंचाई। फिर हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट में, इसकी जगह पे तो हमने ये लिख दिए चूंकि हम इसका मान ये निकाले थे। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर लगा दिए। अब त्रिभुज CED का क्षेत्रफल है, तो CED का क्षेत्रफल अभी हम कितना निकाले, ये निकाले 336, तो यहाँ पर हम लोग 336 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा जो ये 28 है और ऊंचाई ये एक दूसरे के गुणा में, तो 28 हमारा दूसरे साइड 336 के भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, ऊंचाई बराबर 336 और बटे में 28। ठीक है, और जब हम लोग 28 से 336 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, यानी कि ऊंचाई हमारी कितनी आ गई समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही तो हमें ऊंचाई निकालनी थी समांतर चतुर्भुज की, तो ये आ गया हमारा उत्तर।